कई जीत कई हार बाकी हैं, अभी तो मंजिल का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल को, यह तो पूरा पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 18 मार्च और इस वीडियो में आपको द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उस पर चर्चा की जाती है। खास करके जो जनसत्ता का एडिटोरियल आता है उस पर चर्चा की जाती है, जो कि आपके प्री और मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आंकड़े दिए हुए होते हैं। एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, उसमें आंकड़े दिए हुए होते हैं जो कि आपके प्री के लिए, जैसे कि यूपीएससी या यूपीपीएससी में क्वेश्चन बन जाता है, आंकड़े दे देते हैं कि 9.8 किसी भी मामले में कोई भी कार्य किया जा सकता है। तो ऐसे में जो आंकड़े होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी के लिए ये वीडियो आती है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ यही बताई जाती हैं। तो चलिए आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो फैक्चुअल न्यूज़ रहती है वो आपके शॉर्ट वीडियो में डाल दी जाती है। जो भी ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल न्यूज़ है, तो वो आपके शॉर्ट वीडियो में डाल दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए यहाँ पे ये है, युद्ध के वातावरण में ध्रुवीकरण यानी कि वैश्वीकरण, युद्ध के वैश्वीकरण की बातचीत की जा रही है। जो यूक्रेन और रूस में काफ़ी दिनों से तनाव चल रहा है और दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ किसी से छिपी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है दोनों देशों के सैनिकों का और मतलब उनके हथियारों का बहुत ज़्यादा चीज़ें नुकसान हुआ है। खास करके इसका रूस पर ज़्यादा निगेटिव प्रभाव पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर ज़्यादा निगेटिव प्रभाव पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि रूस जो है ये एक बड़ी कंट्री है और बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूक्रेन के साथ में पूरा नाटो या फिर अमेरिका इसका साथ सहयोग कर रहा है यूक्रेन का। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है। यह आश्चर्य की बात है कि रूस इस घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र, देखिए रूस को क्या कहा गया है कि रूस को युद्ध रोकने के लिए बातचीत की कहा गया है, तो वो इस चीज़ पे नहीं है। उसको लगता है कि वो जिस चीज़ की मांग कर रहा है, एक तो 2014 में ये हुआ है कि क्रीमिया वाला जो इशू है, क्रीमिया वाला जो रूस का जो यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला भाग है उसको रूस ने अपने पास ले लिया, हड़प लिया। तो यहाँ पे यही चीज़ें बात की जा रही है कि एक संयुक्त राष्ट्र है, जो कि संयुक्त राष्ट्र में ये एक संस्था है, इसमें ये सारी जो देश गलती करते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें संस्था में है, तो इसने पहले जो संयुक्त राष्ट्र है इसने पहले रूस पर दबाव नहीं बनाया कि इसको रोका जा सके, ना तो इसको ऐसे कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। नहीं तो इसमें यही बात की जा रही है। देखिए क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध रोकने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था पहले, अभी की बात नहीं है। इतना अवश्य हुआ कि संयुक्त राष्ट्र में रूस की सेनाओं की यूक्रेन की वापसी का प्रस्ताव रखा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है कि आप जो रूस की सेना यूक्रेन में है वो जाके वापस जाए, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से नहीं कहा था कि ये युद्ध रोक दिया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र की भी गलती है, यूक्रेन का। फिर इसके बाद क्या गया, उस प्रस्ताव में लगभग 142, ठीक है, इसी एक प्रस्ताव यूएन में रखा गया। इसमें यह कहा गया कि जो रूस की सेनाएं हैं, जो रूस की सेना यूक्रेन में है वो वापस जाए। इसके लिए कितने लोगों ने मतदान किया, तो 142 देशों ने इसमें 142 देशों को रखा गया, फिर इसमें मतदान हुआ। तो ये बात रूस के पक्ष में आई कि उसको बाहर निकलना चाहिए। ये जो निर्णय था यूक्रेन के पक्ष में आया कि इसकी सेनाओं को बाहर निकालना चाहिए रूस को। लेकिन भारत जो है, अभी यहाँ पे भारत की क्या भूमिका रही है, तो भारत की भूमिका ये रही है कि भारत जो है इसने वोट देने से मना कर दिया। बोल रहा है कि हम किसी की तरफ नहीं, ना हम यूक्रेन की तरफ है ना हम रूस की तरफ है, हम एकदम स्वतंत्र है, हम इसमें वोट ही नहीं डालेंगे। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कि कोई संस्था है, उसको वोट डालने हैं, तो उसने किसी कंट्री ने वोट डालने से आपके दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया, एक मिनट समझाना, जैसे कि ये ए है और ये बी है और इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और आप यहाँ पे हैं, तो आपका दोस्त ए भी है और बी में है, बी भी है, लेकिन पूरे क्लासेस से वोट डलवाया जा रहा है कि आप इस एरिया इस ए के साथ रहेंगे या बी के साथ। ये बचपन में बहुत होते थे। आपने मना कर दिया कि हम वोट ही नहीं करेंगे, हम दोनों के साथ रहेंगे, ना हम ए के साथ रहेंगे ना हम बी के साथ रहेंगे, क्योंकि अगर आप ए को वोट करते हैं तो बी नाराज होगा, बी को वोट करते हैं तो ए नाराज होगा। तो यहाँ पे यही भारत की भूमिका भी सेम यही है। उसने वोट डालने से मना कर दिया, उसने कह दिया कि हम किसी के साथ नहीं है, ना रूस के साथ और ना हम यूक्रेन के साथ, क्योंकि यहाँ पे भारत की दोनों के साथ दोस्ती अच्छी है। तो अगर वो यूक्रेन के पक्ष में जाएगा तो रूस गुस्सा होगा और रूस के पक्ष में जाएगा तो यूक्रेन गुस्सा होगा। हाँ, ये बात अलग है कि रूस ने भारत का बहुत ही साथ दिया है, तो भारत उसको निराशा नहीं देख सकता। अभी अपनी इमेज भी देखता है यहाँ पे। अगर रूस के विरुद्ध जाता है भारत तो उसकी जो मित्रता है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे अपनी चीज़ें भी देखते हैं, क्योंकि बहुत सस्ते दामों में रूस से तेल खरीदता है भारत, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
साथ ही उसमें देखिए यहाँ पे यह है कि मगर रूस शायद अब भी हथियारों के बल पर ही अपनी ताकत दिखाने का पक्षधर है, उसके पास हथियार बहुत है। रूस के व्लादिमीर पुतिन जो कि मतलब वहाँ के राष्ट्रपति हैं, का संविधान संशोधन करके ये 2035 तक यहाँ के राष्ट्रपति रहने वाले हैं, वहाँ के व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं, और क्योंकि इन्होंने संविधान संशोधन करके अपने आप को 2035 का राष्ट्रपति बना लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या गया, आजीवन इस पद पर बने रहने का प्रस्ताव रखा है। और चूंकि रूसी व्यवस्था यह अर्ध सैन्य नियंत्रित व्यवस्था है, इसलिए जनमत का असंतोष या विरोध सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं हो पाता है। दूसरे समाज देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रूस पहले एक रूस यूएसएसआर था। ठीक है, जो लोग इसको पहले से जानते होंगे या पढ़ते होंगे तो ये यूएसएसआर था, इसमें 15 कंट्रियां और शामिल थी, रूस के साथ 15 कंट्रियां और शामिल थे। और ये यूएसएसआर एक बड़ा देश था रूस, फिर इसमें 15 कंट्रियां और शामिल थी, तो ये छोटी छोटी जो 15 कंट्रियां ये रूस से टूट गई, अब रूस अकेला बचा। तो कहीं ना कहीं रूस भी यही चाहता है, रूस के लोग भी यही चाहते हैं कि उसका जो यूएसएसआर है वो फिर से उसी में शामिल हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखें, क्योंकि आम रूसी पुराने यूएसएसआर व्यापक रूस का जो कि बड़ा रूस था, पुराने स्वरूप को हासिल करना चाहता है आम लोग भी, जो देश रूस के बिखराव के बाद अलग उन्हें किसी तरह से हो गए थे और उसको वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आम लोग भी वैसे ही मतलब उसी प्रक्रिया में चल रहे हैं, यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, इसीलिए दोनों में झगड़ा हो रहा है। और यहाँ देखो इन दोनों देशों में कई तरह मतलब कुछ समानताएं भी हैं। जिस प्रकार रूस अपने अलग हुए धड़ों को मिलाना चाहता है, चीन भी उसी प्रकार, चीन की बात की जा रही है, चीन भी उसी प्रकार, क्योंकि अब चीन का जो बॉर्डर देखेंगे वो किसी न किसी एरिया मतलब सब किसी न किसी देश से लगा होगा, और वो हर देश, जिस देश से भी चीन का बॉर्डर लगा वो हर देश से अपना क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया हर देश से। तो यहाँ पे यही बात चीन की भी की जा रही है, तभी इनके दोनों के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, रूस और चीन के। तो यहाँ क्या है कि उसने तिब्बत को हड़प लिया, फिर उसने हांगकांग पर कब्जा कर लिया, ताइवान के लिए कई देश उसके निशाने पर हैं। तो काफ़ी देश यही, चीन भी ऐसी हरकतें कर रहा है, यानी एक अर्थ में अलग अलग क्षेत्रों में रूस और चीन एक ही एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे यही बात की जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है कि भारत की सीमाओं में, ठीक है, भारत की सीमाओं पर चीन द्वारा 1962 के बाद किए गए जो कब्जे हैं उसको देखिए। भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था 1962 में, जिसने चीन ने इसका जीत हासिल की थी। तो उसने कुछ एरिया पे कब्जा कर लिया था, ठीक है, जिसको हम अक्साई चीन वगैरह ये सारे बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर वो क्लेम करता है कि वो उसका एरिया है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। और यहाँ पे ये भी है कि एक राष्ट्र के विदेश मंत्री के नाते यह कहना बयान और परिपक्व कूटनीति के खिलाफ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की छवि पिछले दिनों एक बेबाक, यानी कि उन्होंने निधड़क होकर बोला, तो बेबाक मंत्री के रूप में उनकी छवि आई है जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पे कहा गया है जयशंकर प्रसाद हमारे एक विदेश मंत्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अफगानिस्तान की, मतलब यहाँ पे जो टाइटल है, हेडिंग ही वही है कि युद्ध के वातावरण में ध्रुवीकरण, यानी कि हर क्षेत्र में युद्ध, यानी ध्रुवीकरण मतलब वैश्वीकरण, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ युद्ध ही चल रहे हैं किसी न किसी एरिया को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान की बात की जा रही कि 1 मिनट, अफगानिस्तान में भी भारत तालिबान का विभिन्न मतलब जो तालिबानी है वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो गया, ठीक है। तो तालिबान को शांत करने के लिए उसको आर्थिक मदद दे रहा, आर्थिक मदद देकर शांति खरीद रहा है भारत। तो ये कब तक होगा? जब तक आप तालिबान के साथ मतलब उसका सौदा पूरा करते रहेंगे तब तक वो शांति स्थापित करेगा, नहीं तो फिर झगड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि पूरा वैश्विक लेवल पर ही युद्ध का मतलब हर देश में युद्ध कहीं ना कहीं चल रहा है, किसी न किसी, कहीं बड़ा कहीं छोटा। और उसके बाद भारत सरकार के बयानों और कदमों से भारत वैश्विक छवि अमेरिका के पिछलग्गू देश में बनी हुई, यानी कि अमेरिका जैसा भारत इस टाइम पे कर रहा है। ये पेपर में ऐसा ही, मतलब इस आर्टिकल में ऐसा ही बताया गया है। और भारत विश्व गुरु बनने के बजाय विदेश नीति के मामले में अमेरिका का शिष्य बनता जा रहा है। यहाँ पे ये बताई जा रही है कि विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है। पहले भारत में लोग मतलब कि पूरे देश को चलाना है, यानी कि पूरे विश्व गुरु का मतलब है कि अपना एक अलग सा, कि पूरा एक देश को, जो भी देश है उसके हिसाब से चले, फिर उसके अकॉर्डिंग चले। विश्व गुरु का मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भारत विश्व गुरु बनने के बजाय विदेश नीति, यानी कि वो अपनी विदेश नीति पर ज़्यादा देख रहा है कि विदेश नीति के माध्यम से वो अपनी मतलब कि विश्व गुरु का तो छोड़ ही दीजिए कि वो क्या बनना चाह रहा है, उसको देखे। विश्व गुरु का मतलब कि आप सबके साथ जो है, जो अच्छा उसके साथ अच्छा, मतलब जो गलत उसके साथ तो ये कहिए कि आप गलत कर रहे हैं, जो अच्छा उसके साथ अच्छा कहिए कि आप हाँ सही कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये बात की जा रही है, विश्व गुरु का मतलब है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करिए। और यहाँ पे भारत विदेश नीति पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि वो अपनी इमेज अच्छा बना रहा है कि वो इसका रिलेशन किसी के साथ खराब ना हो। और यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि भारत विश्व गुरु बनने के बजाय विदेश नीति के मामलों में अमेरिका का शिष्य बनता जा रहा है, यानी कि अपना फायदा देख रहा है।
यूक्रेन में अभी तक 9100 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं, जो कि मतलब अभी कुछ दिन पहले युद्ध हो रहा है ना, तो रूस से, और तो वहाँ के यूक्रेन के सैनिक है, ठीक है, ये अभी तक यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि सैनिक ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अनुमान, यह युद्ध शुरू होने के बाद अभी तक करीब 3 लाख लोग मारे जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, मतलब कि जो ब्रिटेन में रक्षा मंत्री उनके द्वारा 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन में अधिकांश जिले रूसी हमलों से तबाह हो चुके हैं और यूक्रेन का संरचनात्मक ढांचा बहुत हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। अमेरिका और यूरोप की आर्थिक सहायता से कब तक यूक्रेन लड़ता रहेगा, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी रही, लेकिन फिर भी उसको ढांढस कौन बंधाए हुए? अमेरिका यूएसए कहता है कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें होती है कि देखिए, जब तक कोई चीज़ें, जब तक आप बैठ के शांति पूर्वक कोई भी बात नहीं करेंगे तब तक युद्ध होता रहेगा, और एक दिन ना एक दिन तो एक दूसरे को, मतलब एक ना एक देश को झुकना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो बैठ के आराम से शांति से बात करें एक दूसरे से, और शांति से बात करके उसके बाद इसको मतलब कि जो भी है उसको अपना देख ले दोनों देश। तीसरा देश उसमें इन्वॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है वो आपस में लड़ाते ही रहेंगे, वो कोई भी देश हो। अब यूक्रेन को इधर यूएसए सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूएसए और रूस की कभी नहीं बनी है, वो दोनों हमेशा से एक दूसरे के विरोधी ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों देशों को शांतिपूर्वक बैठ के बातचीत करना चाहिए। तो यहाँ पे यही है कि कितना सारा नुकसान उठाना पड़ा है, और इसमें का देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा सा है कि 21वीं सदी में दुनिया के नए राजाओं की मिलीभगत जैसी बन जाएगी, और विश्व पूंजीवाद के बाद यह विश्व सामंतवाद के रूप में रूपांतरण, और लोकतंत्र खतरा है, लोकतंत्र विफल हो रहा है। यहाँ पे यही सारी चीज़ें बात की जा रही हैं। तो सारा पूरा आर्टिकल आपको क्लियर कर दिया गया है कि पर किस किस एरिया में झगड़े चल रहे हैं, कौन कौन से एरिया को लेकर झगड़े हो रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं कि कितना सारा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे भारत को क्या भूमिका अदा करना चाहिए ये भी बता दिया गया है कि भारत के एकदम मतलब अमेरिका की पिछलग्गू देश जैसे हो गया है, और वो सिर्फ अपना फायदा दे रहा है, विश्व गुरु बन के भी विदेश नीति पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे सारी भारत की स्थिति भी बता दी गई। तो हमारे लिए भारत की स्थिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये हमको पता होना चाहिए कि किस देश के मतलब विश्व में किस कोने क्या हो रहा है। तो सारी चीज़ें आपको बता दी गई। अफगानिस्तान में भी शांति, मतलब भारत शांति खरीद रहा है, उसके कहने पर, उसके अकॉर्डिंग जो उसको चाहिए वो उपलब्ध करा रहा है भारत, ताकि वहाँ पे शांति स्थापित करे। ये बात, इसमें कोई भी ये मतलब दो राय नहीं है कि भारत ये शांति नहीं चाहता। भारत शांति चाहता है, लेकिन वो मतलब कि अभी वो विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है। तो वो अपने विदेश नीति भी देखता जा रहा है कि अगर वो किसी देश से रिलेशन खराब कर लेगा तो उसकी विदेश नीति भी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको कई सारे खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे किसी के मतलब किसी को अच्छा बनने, किसी के नज़र में अच्छा बनने के लिए अपनी फिर इमेज डाउन कर लेना, यहाँ पे यही बात की जा रही है। क्योंकि अगर आप जिस देश के सपोर्ट में जाएंगे वो देश तो आपसे खुश होगा, लेकिन जिसके विपक्ष में जाएंगे वो तो आपसे नाराज हो जाएगा ना। तो भारत को दोनों को साथ लेके चलना है। यहाँ सारी चीज़ें बता दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जल्द ही आपकी वीडियो आने वाली हैं, दोनों साथ ही साथ देखने को मिलेंगी, उस पर काम किया जा रहा है। तो और ये है आपकी कल्प मेधा, जिसमें ये कहा है जो तर्क की सुने ही नहीं वह कट्टर है, जो तर्क कर ही ना सके वह मूर्ख है, और जो तर्क करने का साहस ना रखे वह गुलाम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। मतलब इनको जब आप एग्ज़ाम देंगे या मेंस देंगे तो फिर इनको ऐड करके आप मतलब अपना आंसर दूसरे से बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। और चलिए ठीक है, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।